ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। विनोद गोटिया जी, माननीय विधायक श्री अजय बिश्नोई जी, माननीय विधायक श्री सुशील तिवारी जी हिंदू, माननीय विधायक श्री अशोक ईश्वरदास रोहानी जी और माननीय विधायक श्री नंदिनी मरावी जी हमारे साथ थे। दीप प्रज्वलन के बाद मैं निवेदन करती हूँ स्वागत के क्रम के लिए। स्वागत करना भी हमारी परंपरा है। माननीय मामा जी, आपके अभिनव पहल से एक नई दिशा मिली है हमारे राज्य को, हमारे देश को, और मध्य प्रदेश अपने आप में एक स्वर्णिम इतिहास लिख रहा है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका प्रबुद्ध जन संवाद के लिए। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ, हमारे माननीय सांसद राकेश सिंह जी लोकसभा सांसद हैं, वो कृपया हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। हमारे बीच हैं और माननीय राकेश सिंह जी लोकसभा सांसद और माननीय श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी से जो सांसद राज्यसभा, उनसे अनुरोध करती हैं वे भी माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निडर, नेतृत्वकर्ता, साहसिक और हमारे साथ ऊर्जावान युवा सोच रखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं स्वागत के लिए बुलाना चाहती हूँ माननीय जबलपुर कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन जी, आईएएस जी, उन्हीं का जी, श्री सौरभ कुमार सुमन आईएएस मध्य प्रदेश शासन, इनका स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ। सचिन चतुर्वेदी, माननीय प्रोफेसर जी, और मंच पर उपस्थित जी, आप जैसा आदेश करें जी। तो बस मैं स्वागत उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ माननीय सांसद लोकसभा राकेश सिंह जी का कि आप यहाँ पर मंच पर पहुँचें और अपने स्वागत उद्बोधन के साथ कार्यक्रम की भूमिका हमारे साथ साझा करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अत्यंत गरिमामय और जबलपुर के विकास के इतिहास में मील का पत्थर साबित होने वाले आज के इस दिन के कार्यक्रम में मंच पे विराजमान हम सबके नेता, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में न केवल जीत के कीर्तिमान बने बल्कि विकास और जनहित और जन कल्याण की योजनाएं भी घर घर में पहुंची हैं, ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। मंच में विराजमान केंद्र से विशेष रूप से हमारे बीच में पधारे नीति आयोग से जिनका मार्गदर्शन मध्य प्रदेश, महाकौशल और जबलपुर के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऐसे सम्मानीय श्री सचिन चतुर्वेदी जी, वो भी अतिथि हैं, उनका भी हम सम्मान करें। हमारी बहन आदरणीय सुमित्रा वाल्मीकि जी, डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, श्री विनोद गोटिया जी, माननीय अजय बिश्नोई जी, माननीय सुशील तिवारी जी, माननीय अशोक रोहानी जी, श्रीमती नंदिनी मरावी जी, मंचासीन सभी सम्मानीजन, मेरे सामने बैठे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में पधारे प्रबुद्धजन, मैं आप सभी का इस मंच के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है आज से 17, 18 साल, 19 साल पहले का जबलपुर, जब जबलपुर को देश का नहीं एशिया का सबसे बड़ा गांव अखबार लिखा करते थे। बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन वो परिस्थिति थी, उससे दो चार होना पड़ता था। जब मैंने 2005 में 2004 में सांसद बना, 2005 में जबलपुर में जो हरा मटर, जो हमारी पहचान है, उसकी मार्केटिंग के लिए एक वर्कशॉप करने की इच्छा जाहिर की। दिल्ली में, मुंबई में एक्सपर्ट से और बाकी लोगों से संपर्क कहा तो ज्यादातर लोगों ने केवल इस बात के लिए मना किया, कुछ लोगों ने तो कहा कि जबलपुर कहाँ है,
और कुछ लोगों ने इस बात से आने से इनकार किया कि जबलपुर आने के लिए 20-22 घंटे की यात्रा करके जाना पड़ेगा, जो हमारे लिए संभव नहीं है। बड़ा दुख होता था। लेकिन मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि पहली बार महाकौशल और जबलपुर को उसकी पहचान मिलना शुरू हुई और एक के बाद एक अनेक ऐसे कार्य यहां पर प्रारंभ हुए जिससे ये माना गया कि जबलपुर का अपना महत्व हो सकता है। और देश में जैसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हम सभी को मिला, उसके बाद तो माननीय मोदी जी का नेतृत्व, उनका विजन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की दृष्टि, उनका आशीर्वाद और इसने जो कुछ किया, उसके बाद आज हम कह सकते हैं कि बदले हुए भारत का, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बदले हुए भारत का, बदलते हुए मध्य प्रदेश का एक गतिशील चेहरा हमारा अपना जबलपुर हो चुका है। आज जबलपुर को कोई गांव नहीं कहता, आज जबलपुर कोई बड़ा गांव नहीं है। मुझे कहते हुए खुशी है, विकास के अनेकों काम यहां पर हुए। केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार बनने के बाद ब्रॉड गेज की जिस परियोजना के लिए ना जाने कितने आंदोलन करना पड़े, जेल जाना पड़े, केवल सरकार बनने के बाद 3 साल के भीतर भीतर वो परियोजना पूर्ण हुई। इलेक्ट्रिफिकेशन जिसके बारे में सोचा नहीं था वो पूरा हुआ। अनेकों कार्य, जबलपुर का कोई भी बड़ा कार्य देख लीजिए, लेकिन जिनको मैं जबलपुर के विकास के लिए, जबलपुर के इंजीनियर मानता हूं, वह जबलपुर में हवाई सेवाओं की शुरुआत, 450 करोड़ रुपए की लागत से जबलपुर का एयरपोर्ट, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर, और आप सबको सुन के खुशी होगी, मध्य प्रदेश नहीं, देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिंग रोड, जो विकिपीडिया बोलता है सेकेंड लार्जेस्ट रिंग रोड इन इंडिया, जो जबलपुर में प्रस्तावित है, ये जबलपुर के लिए गेम चेंजर है, जिसमें 2 लॉजिस्टिक पार्क होंगे, एक आइकॉनिक ब्रिज होगा जो जबलपुर के स्वरूप को बदलेंगे, और चौथा है आईटी पार्क। इन्होंने जबलपुर को बदल के रख दिया है। जब हम किसी भी शहर की बात करते हैं तो मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, हर शहर की अपनी एक तासीर होती है, उसकी अपनी एक ताकत होती है, अपनी एक कमजोरी होती है, और उसके आधार पर ही, उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर ही उस शहर के विकास के भविष्य की रचना की जा सकती है। और इसलिए जब हम विकास की बात करते हैं तो हमें किसी शहर का पिछलग्गू नहीं बनना, हमें जबलपुर के आधार पर, जबलपुर की पहचान के आधार पर जबलपुर का विकास तय करना है। और इस दृष्टि से आज जब हम चारों तरफ नजर घुमाते हैं तो जबलपुर को हम बहुत बेहतर स्थिति में पाते हैं। बहुत कुछ होना बाकी है, अभी 200 करोड़ रुपए से टूल सेंटर आना बाकी है, देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क यहां पर आना बाकी है, साइंस सेंटर यहां पर बनना है, और इन सबसे आगे जबलपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी जिसके बारे में घोषणा कर चुके हैं, मैंने भी दिल्ली में संवाद किया है, एक इंक्यूबेशन सिटी, जिसके बाद जबलपुर का ग्रोथ का अपना एक मॉडल होगा जो दूसरों के लिए भी मिसाल होगा। ऐसी वो इंक्यूबेशन सिटी भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से जबलपुर को हम उम्मीद करते हैं कि प्राप्त हो। और इन सारे कामों पर जब मैं विचार करता हूं, जितने भी बड़े कामों पर मैं बात कर रहा हूं, इन सारे कामों पर, बरगी डैम में क्रूज लाने का मामला हो, यहां का टूरिस्ट सेंटर बनाने का मामला हो, वहां पर बनने वाला रिसोर्ट हो, जितनी भी चीजें हैं, इन सबके पीछे अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पूरी ताकत से नहीं खड़े होते तो शायद विकास के ये आयाम जबलपुर में कभी स्थापित नहीं हो पाते। और इसलिए मुझे खुशी है अपने नेतृत्व पर, देश में माननीय मोदी जी का नेतृत्व है, मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी का नेतृत्व है, और ये वो नेतृत्व है जिसने हमें गौरव प्रदान किया है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा जबलपुर, जो कभी एक बड़ा गांव था, आज गर्व और गौरव के साथ कहते हैं कि हमारा ये जबलपुर आने वाले समय के लिए
ग्रोथ का एक मॉडल बनने जा रहा है, एक दूसरों के लिए मिसाल बनने जा रहा है। आज हम ये नहीं कहते कि किसी बड़े शहर में कोई चीज है वो इसलिए हमें मिलना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में अन्य शहरों में ये कहा जाता है कि जबलपुर में सबसे बड़ी वो चीज मिल सकती है तो हमारे शहर को क्यों नहीं मिल सकती। आज जबलपुर इस स्थिति में आकर खड़ा है और इसके लिए मैं सबसे बड़ा श्रेय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को देता हूं और केंद्र में माननीय मोदी जी के आशीर्वाद को देता हूं और ये विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप दोनों के नेतृत्व में विकास की ये गंगा इसी तरह से प्रवाहित होती रहेगी। यहां जो लोग बैठे ये प्रबुद्धजन है। ये माना जाता है किसी भी शहर की, किसी भी क्षेत्र की अपनी खुद की कोई राय नहीं होती, लेकिन प्रबुद्धजन जिस राय का निर्माण करते हैं वो राय प्रवाहित होती है उस क्षेत्र की, उस शहर की वही राय होती है। और आज जब हम बदले हुए शहर में निवास कर रहे हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम सबकी राय भी उसी के अनुसार अनुरूप वैसी ही बदली हुई होना चाहिए, वैसी ही विकासवादी होना चाहिए। और ईश्वर की कृपा से, मां नर्मदा की कृपा से ऐसी मुझे दिखाई भी दे रही है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति पुनः आभार कि जिन्होंने जबलपुर में विकास की गंगा बहाने में अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और आज जब सचिन जी हमारे बीच में आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल और भी बेहतर होगा और भी अच्छा होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सादर धन्यवाद माननीय राकेश सिंह जी सांसद। आपने बहुत ओजस्वी वाणी में अपनी बात यहाँ रखी और प्रबुद्ध जन का आह्वान किया कि वो जबलपुर को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। अब मैं बुलाना चाहती हूँ जबलपुर कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन IAS माननीय आप आएं और जबलपुर जिले की महत्वपूर्ण योजना एवं कार्यों में अर्जित उपलब्धियों पर प्रस्तुतिकरण और अपनी बात रखें। जी। आज के इस प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उपस्थित माननीय प्रोफेसर चतुर्वेदी जी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सम्मानीय मंच, सदन में उपस्थित आदरणीय प्रबुद्ध जन, मैं आप सबों का जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से जिले में जो महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं और आगामी समय में जो बड़ी परियोजनाएं हमारे जबलपुर जिले और शहर को मिली हैं उसके विषय में आपको संक्षेप में अवगत कराऊंगा। इसमें जो सर हम लोगों ने थीम ली है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के जो 4 सोपान हैं उसी थीम पे हम लोगों ने ये पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया है। 4 थीम में सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा, गुड गवर्नेंस और अर्थव्यवस्था और रोजगार, इसी 4 बिंदु पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी और नगर विकास 4 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। सर जिले में सड़क की जो कुल लंबाई है 3724 किलोमीटर है और इसमें से 3342 किलोमीटर अर्थात अधिकांश जो सड़क है ये अच्छी हालत में है। इसके अलावा जो शेष सड़क है 492 किलोमीटर, उसमें या तो नवीन सड़क का निर्माण हो रहा है अथवा उसमें उन्नयन का कार्य चल रहा है। इस प्रकार से जो हमारी पूरी सड़क की लंबाई है उसकी स्थिति अच्छी है और जिन सड़कों में कार्य करने की आवश्यकता है समस्त सड़क स्वीकृत होकर उसमें आगे की आयोजना की गई है। जो महत्वपूर्ण सड़कें, बड़ी परियोजनाएं हमारे यहाँ रोड सेक्टर में है उसमें जबलपुर के रिंग रोड से हम सभी अवगत हैं कि 3500 करोड़ से 118 किलोमीटर की एक सर्कल जबलपुर को घेरेगा और इसी के अंदर भेड़ाघाट से सीधी कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी को भी आगे शामिल किया जा रहा है। लॉजिस्टिक हब की भी स्थापना इसी प्रोजेक्ट में शामिल है और जो ये रिंग रोड जा रहा है ये सीधे सीधे 170 गांवों को क्रॉस करता हुआ जा रहा है और इस रिंग रोड के बनने से जो जबलपुर का अभी क्षेत्रफल है शहर का
उसमें 456 वर्ग किलोमीटर और जुड़ने की संभावना होगी, जिससे भविष्य के विकास की संभावना, उसका सोपान यहाँ पे खुल जाएगा। इसी प्रकार से जो एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण कार्य हो रहा है, इसके पूर्ण होने के बाद जो ट्रैफिक की समस्याएं होती हैं उससे बहुत हद तक जबलपुर शहर को निजात मिल जाएगा। इसकी कुल लंबाई 6.85 किलोमीटर है और योजना की लागत 828 करोड़ के आसपास है। और प्रथम चरण इसका अक्टूबर 2023 के आसपास पूर्णता की ओर आ जाएगा। सिर्फ एक ब्रिज का काम मार्च 2024 तक जाएगा और द्वितीय चरण का काम जो अभी स्वीकृत हुआ है, ये अगले वर्ष दिसंबर 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावा 2 बड़े सेतु का काम यहाँ पे चल रहा है, लगभग 87-88 करोड़ की लागत से चल रहा है, जिसमें 35,000 के आसपास जनसंख्या को लाभ होगा और उनकी जो अभी यात्रा की दूरी है वो 30 किलोमीटर से 20 से 15 किलोमीटर से कम हो जाएगी। पेयजल के क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और हमारे यहाँ 1343 ग्राम में ये योजना अभी प्रगतिरत है। 251 ग्राम को लाभान्वित किया जा चुका है। कुल 2,45,000 परिवार को इसमें जल जीवन मिशन से हर घर नल जल पहुंचाया जाएगा, जिसमें अभी तक 1,10,000 परिवार को लाभान्वित किया जा चुका है। शेष परिवारों के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। एकल समूह से 36,000 पे काम प्रगतिरत है। समूह नल जल से लगभग 88,000 परिवारों को पानी देने का काम किया जाएगा और पूर्व की नल जल योजना से इस बार चूंकि सभी समूह नल जल के पार्ट हैं और सरफेस वाटर से उनका कवरेज किया जाएगा, तो पूर्व की नल जल योजनाओं में जो फेलियर की स्थिति होती थी सोर्स की, वो इस बार की योजना में नहीं होगा। विद्युत प्रदाय की स्थिति में भी अभी 1337 करोड़ से अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। पूर्व में हर घर को विद्युत सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए जो सौभाग्य योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति विद्युतीकरण योजना था, उसका सफलतापूर्वक उसको पूरा किया गया था और अपग्रेडेशन में अभी 6 नए सब स्टेशन और 3,167 ट्रांसफार्मर के क्षमता वृद्धि के काम के साथ जो विद्युत की क्वालिटी है उसको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इसी प्रकार लगभग 5,60,000 स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किया जाएगा आगे, जिसमें विद्युत विभाग को लगभग 15% की राजस्व वृद्धि भी प्राप्त होगी। अगर नगर विकास में हम लोग आए तो यहाँ की भी अधिकांश सड़कें अच्छी हालत में हैं और जो शेष सड़कें हैं उसमें 60 किलोमीटर नवीन सड़कें चिन्हित करके अभी निर्माणाधीन है। 74 किलोमीटर कायाकल्प योजना में अपग्रेडेशन में जा रही है और नवीन जो ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं उसमें 9 किलोमीटर का काम जो है वो अभी लिया गया है ताकि वहां भी सड़कों का जाल फैल सके। जल प्रदाय योजना में 2.96 लाख जो संपत्तियां हैं उनमें से कुल 1.8 लाख को पहले से नल कनेक्शन दिया हुआ है। 60 टंकियों के माध्यम से उसमें सप्लाई किया जाता है और 5 जल शोधन संयंत्र उसमें लगे हुए हैं। जो शेष बचा हुआ क्षेत्र है वो अमृत 2.0 में उसको कवर किया जा रहा है, जिसमें 283 करोड़ की परियोजना यहाँ से बना के भेजी जा चुकी है, जिसकी स्वीकृति आने वाली है। और इस प्रकार से जो पूरा जबलपुर है नगर, अगले 15 वर्ष तक वहाँ की जो वाटर सप्लाई की डिमांड है उसको हम लोग पूरा कर पाएंगे। स्ट्रीट लाइट में भी पिछले 3 वर्षों में लगभग 15,000 नई स्ट्रीट लाइटें आई हैं और एनर्जी एफिशिएंट एलईडी से उसको अब किया जा रहा है। उसकी मॉनिटरिंग जो है वो सेंट्रलाइज्ड कमांड सेंटर से होती है। जहाँ जहाँ स्ट्रीट लाइट यदि खराब होती है तो उसको रिमोटली मॉनिटर किया जा सकता है और 24 घंटे के अंदर उसको ठीक करने का प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी की कई परियोजनाएं यहाँ पे चल रही है। इसमें सड़कों की 11 परियोजनाएं ली गई थी, जिसमें 289 करोड़ से 36 किलोमीटर सड़क का काम चल रहा है। 26 किलोमीटर का काम पूर्ण हो गया है। 10 किलोमीटर का काम भी इस बारिश से पूर्व पूर्ण कर लिया जाएगा। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर 100 करोड़ की परियोजना एक है कन्वेंशन सेंटर की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ये सेंटर भी लगभग बारिश से पूर्व पूर्ण हो जाएगा सर, और इसमें हम लोग
इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जो प्रोग्राम्स होते हैं, इन्वेस्टर समिट जैसे लेवल के प्रोग्राम आयोजित करने की स्थिति में आ जाएंगे। इसी प्रकार से पर्यावरण के क्षेत्र में मदन महल पहाड़ी में 50,000 पौधे रोपित किए गए थे और वो अब वन का स्वरूप ले चुके हैं पिछले 3 वर्षों में, और वहाँ पे अब हम लोग आगे इको जोन आदि बनाने के विषय में विचार कर रहे हैं। 5 ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार 9 करोड़ की राशि से किया गया है। 5 तालाबों का जीर्णोद्धार किया गया है, जिससे आगे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और उससे राजस्व जनरेशन में भी मदद मिलेगी, साथ ही पर्यावरण में भी उसको लेकर जो है संरक्षण का कार्य हुआ है सर। इसी प्रकार से बायो सीएनजी एक संयंत्र की स्थापना इस 21 करोड़ की राशि से की जा रही है। तो जो यहाँ के पर्यटन क्षेत्र आदि में जो गोबर के कारण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, उसका पूरा कंजम्पशन इसमें हो जाएगा। चूंकि ये ग्रीन प्रोजेक्ट है, तो इससे भविष्य में कार्बन क्रेडिट शहर को मिलेगा और राजस्व की वृद्धि होगी। 7 खेल अधोसंरचना से संबंधित परियोजनाएं भी लगभग पूर्ण हो गई हैं, उसको भी अब जनता को समर्पित करने की स्थिति में हम लोग हैं सर। और एक डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई है, जिसमें 5,000 बच्चे लगातार लाभ ले रहे हैं और 50,000 के आसपास किताबें उसमें ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिसका फ्री सब्सक्रिप्शन बच्चों को एक रजिस्ट्रेशन के माध्यम से मिल जाता है। इसी प्रकार जबलपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा लगभग 2000 हेक्टेयर लैंड का विकास कार्य किया गया है और इसके तहत लगभग 1000 करोड़ से अधिक की परियोजना बनाते हुए आगे भविष्य के लिए भी हमारे पास योजनाएं हैं, जिसमें रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल स्पेसेस हम लोग बनाएंगे और जेडीए को जो आय अर्जित होगी उसको लेके आगे नई परियोजनाएं फिर रोल ओवर होती चली जाएंगी। दूसरे स्तंभ में स्वास्थ्य और शिक्षा को हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसा हम सबों को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरे मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल की स्थापना की जा रही है और हमारे जबलपुर में भी अभी प्रथम चरण में 10 विद्यालय अभी खोल दिए गए हैं और 350 करोड़ की लागत से ये 10 विद्यालय की नई बिल्डिंग का काम होना है। 2 विद्यालय का काम प्रारंभ किया जा चुका है। स्वास्थ्य संस्थाओं में भी यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सुदृढ़ है और अभी 26 जनवरी के दौरान लगभग सभी जगह जो मरम्मत आदि के कार्य होने थे उसको भी पूरा किया गया है। विशेष रूप से अभी 2 दिवस पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 63 करोड़ रुपए से कई सारे नए स्वास्थ्य अधिसंरचनाओं की घोषणा यहाँ के लिए की गई, उसका भूमि पूजन भी कर दिया गया है और उसमें कार्य आगे स्टार्ट होना है। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में 52 संजीवनी क्लिनिक प्रस्तावित है 10 करोड़ 11 लाख रुपए से, जिससे नगरीय क्षेत्रों में भी स्थानीय स्तर पे चिकित्सा क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण आएगा। इसमें से 4 कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं और ज्यादातर संजीवनी क्लिनिक अभी किसी न किसी बिल्डिंग में संचालित हो रहे हैं। मेडिकल क्षेत्र में हमारे पास कई सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, जिसमें पल्मोनरी मेडिसिन संस्थान 150 बेडेड स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ स्थापित हुआ है। मेडिकल कॉलेज में 1170 बेड का हमारे पास हॉस्पिटल है, 300 बेड की सुपर स्पेशलिटी है और एक नया भवन भी बन के तैयार है, जिसमें 450 बेड की वहाँ पे वृद्धि हुई है। तीसरे स्तंभ में गुड गवर्नेंस में लोक सेवा गारंटी अधिनियम का सफलतापूर्वक जबलपुर जिले में उसको हम लोग चला रहे हैं सर, और अभी तक 4,60,000 के आसपास आवेदन लोक सेवा गारंटी के तहत और 1,85,000 आवेदन समाधान 1 दिवस के तहत 1 दिन में जनता को ये सेवाएं दी गई हैं। जन सेवा अभियान जो नवंबर के महीने में चलाया गया था, उसमें 37 फ्लैगशिप स्कीम में लगभग 3,66,000 लोगों के आवेदन निराकृत किए गए। इसी प्रकार विकास यात्रा के दौरान 1,000 से अधिक कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्य किया गया। ग्रीवांस रिड्रेसल में सीएम हेल्पलाइन के तहत प्रति माह औसतन लगभग 11,000 शिकायतें आती हैं और 80% के आसपास शिकायतों को पूर्णतः संतुष्टि से बंद किया जाता है और विगत 1 वर्ष से जिला लगातार A ग्रेड की रेटिंग में रहा है और पिछले 6 माह में 5 बार जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पे रहा है सर। अंत में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हम लोगों ने रखा था जो आर्थिक सुदृढ़ता और रोजगार से संबंधित है।
कृषि क्षेत्र में सर प्रोक्योरमेंट के थ्रू प्रत्येक वर्ष लगभग 1833 करोड़ की धनराशि से सरकार प्रोक्योरमेंट करती है और इसमें 85,000 से अधिक किसानों से धान, गेहूं, चना, मूंग आदि की खरीदी होती है। इसके समानांतर कृषि उपज मंडी में भी लगभग 2,554 करोड़ रुपए से फसलों का व्यापार होता है। हमारे जबलपुर में प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में लगभग 1,682 कृषकों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और 1,733 हेक्टेयर रकबा प्राकृतिक खेती के तहत रजिस्ट्रीकृत हुआ है। इसी प्रकार डायरेक्ट बेनिफिट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत लगभग 1.9 लाख किसानों को प्रत्येक वर्ष 150 करोड़ रुपए सीधा डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है और सिंचाई का रकबा भी पिछले लगभग 18 वर्षों में 1 लाख हेक्टेयर से बढ़ के लगभग 3 लाख हेक्टेयर 3 गुना बढ़ चुका है और हमारे यहाँ सिंचाई का रकबा भी काफी अधिक है। एक जिला एक उत्पाद में मटर यहाँ की हमारी उत्पाद है और इसमें जब से इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत चुना गया है, इसके उत्पादन में लगभग 50% की क्षेत्रफल में भी लगभग उतनी ही वृद्धि हुई है और योजना के अंतर्गत फूड प्रोसेसिंग संयंत्र 58 करोड़ के 3 संयंत्र यहाँ पे स्थापित हुए हैं और सूक्ष्म संयंत्र 41 स्थापित हुए हैं। निर्यात में भी लगभग 25% की वृद्धि ओडीओपी के अंदर हुई है। उद्योग विभाग में गारमेंट क्लस्टर, आईटी पार्क पहले से स्थापित है। आईटी पार्क के एक्सपेंशन का प्रपोजल है जो आगे होना है। इसके अलावा मिष्ठान क्लस्टर, फर्नीचर क्लस्टर, टेक्नोलॉजी सेंटर, औद्योगिक क्षेत्र रिछाई और फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर पे भी आगे कार्य हो रहा है और ये प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है। 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी के अपने उद्बोधन में जबलपुर के लिए घोषित की गई थी। उसमें से पहला था ग्लोबल स्किल पार्क। तो इस वर्ष में 4 शहरों के लिए ग्लोबल स्किल पार्क का प्रावधान किया गया है जिसमें जबलपुर भी शामिल है और लगभग 2361 करोड़ रुपए से ये 4 परियोजनाएं की जाएंगी। जबलपुर में जो ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा उसमें प्रत्येक वर्ष 1200 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इसके अलावा जबलपुर टेक्सटाइल एवं लॉजिस्टिक क्लस्टर की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। अभी ये परियोजना न्यू सिटी चैलेंज के तहत केंद्र शासन के पास माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से भेजी जा चुकी है और वहाँ अभी उसका इवैल्यूएशन चल रहा है। इसकी जो एरिया इसका जो रहेगा ये लगभग 332 हेक्टेयर का रहेगा और इसमें 50,000 से लेकर 70,000 तक रोजगार सृजन की संभावना रहेगी और इसमें 1,000 करोड़ की गैप फंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से है। इसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के तहत लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ तक का जो निवेश है ये क्षेत्र आकर्षित करेगा। इसके अतिरिक्त सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नमामि नर्मदे परियोजना, इसकी घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई थी। इस परियोजना के तहत लगभग 17 से 18 घाट सम्मिलित किए गए हैं। एक सड़क सम्मिलित है इसमें और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली जो बैठक की थी उसमें अर्बन डिपार्टमेंट को अपने नोडल एजेंसी बना दिया था और अब हम इसमें डीपीआर के लिए टेंडर फ्लोट करने की स्थिति में हैं। इसके तहत जो परियोजना जो बनेगी ये मुख्यतः सिर्फ घाट उन्नयन या पर्यावरण संरक्षण का नहीं होगा, इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक घटक रहेगा और कई सारे घटक इसमें जोड़े जा रहे हैं जिसका उल्लेख इस प्रेजेंटेशन में किया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिले में जितने भी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं चल रहे हैं जिला प्रशासन उसको समय सीमा में पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहा है और आने वाले समय में जबलपुर जिले और जबलपुर शहर दोनों को हम लोग मुख्यमंत्री जी के सपनों को आगे बढ़ाते हुए आगे ले जा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उज्जवल भविष्य की योजनाओं पर जबलपुर के लिए आपने प्रकाश डाला। लक्ष्य सद है और प्रगति पथ पर जबलपुर आगे बढ़े और मध्य प्रदेश आगे बढ़े, यही हम कामना करते हैं। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम उन्हें सुनना चाहेंगे जो आज हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं
आप अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान में उपाध्यक्ष हैं। आप मध्य प्रदेश राजनीति एवं योजना आयोग के भी उपाध्यक्ष हैं। आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। आप नई दिल्ली के थिंक टैंक विकासशील देश के लिए अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली के महानिदेशक भी हैं और आप अंतर्राष्ट्रीय मामले के मैकमिलन स्टेटस के ग्लोबल जस्टिस फेलो भी हैं और साथ ही आप JNU में एक विजिटिंग प्रोफेसर शहीद संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व बैंक, यूनेस्को, राष्ट्रीय मंडल, सचिवालय और भारत सरकार की प्रौद्योगिकी विभाग तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बोर्ड ऑफ मेंबर्स के सदस्य भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी जी, माननीय। तो हम इनको सुनना चाहेंगे, उनके उद्बोधन सुनना चाहेंगे कि भविष्य की योजनाएं इनकी क्या है। धन्यवाद। मध्य प्रदेश को भारत के टॉप 10 में लाने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पे उपस्थित हमारे सांसदगण, विधायकगण, जबलपुर के प्रबुद्ध जन, आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। जैसा हमारे सांसद महोदय ने कहा कि विकास के संबंध में जो नई सोच कोविड क्राइसिस के बाद में पूरा विश्व देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, उसके बारे में एक चिंतन स्थानीय स्तरों पर होना अत्यंत आवश्यक है। और ये लगातार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विकास का जो हम लोगों का सेंट्रलाइज्ड मॉडल था, जो 70 साल चला और जिसके चलते हम लोगों ने देखा प्लानिंग कमीशन को खत्म करना पड़ा, क्योंकि विकास का केंद्रीयकरण नहीं हो सकता, विकास का स्थानीयकरण ही किया जा सकता है। और वो स्थानीयकरण का एक महत्वपूर्ण प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। मेरा स्वयं का अध्ययन जो शुरू का रहा वो इंदौर में रहा, बाद में मेरा मध्य प्रदेश छूट गया और दिल्ली में और बाकी जगह पे अलग अलग जगह काम करने का मौका हुआ। तब मुझे लगता है कि 30 साल के बाद में मध्य प्रदेश में से अगर किसी का बुलावा आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी का था। जब मुझे वापस मध्य प्रदेश में सेवा देने का अवसर हुआ, गत वर्ष एक अभिनव प्रयास मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया। कोविड क्राइसिस के बाद आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा, जो वित्तीय संकट हुआ, जो स्वास्थ्य का संकट हुआ, उससे ज़्यादा बड़ा संकट हमारे सामने विकास के मॉडल का खड़ा हुआ। और विकास का मॉडल कैसा हो, ये हमारे सामने सिर्फ भारत के सामने समस्या नहीं है, ये समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे, एक क्लब ऑफ रोम करके एक संस्था है। वो क्लब ऑफ रोम पिछले 60 सालों से लगातार विश्व के विकास के संदर्भ में विचार करती रही है, सोचती रही है कि कैसे विकास का मॉडल खड़ा किया जाए। हम लोगों ने सुना यहाँ पे जो कृषि का उत्पादन हो रहा है मध्य प्रदेश, आप जानते हैं, चावल के क्षेत्र में, पैडी के वीट के क्षेत्र में, गेहूं के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान ले चुका है। मध्य प्रदेश पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़ चुका है। और अभी हम चर्चा कर रहे थे, लगातार जो बासमती का प्रोडक्शन है मध्य प्रदेश में वो अब आगे बढ़ रहा है। तो ये जो एक महत्वपूर्ण स्थिति पर हमारा प्रदेश आ रहा है, जिस क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, वहीं पे हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये विचार हो रहा है कि विकास कैसा होना चाहिए। तो ये जो क्लब ऑफ रोम है, उसने 50 साल पहले एक किताब निकाली थी और उस किताब का नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। ग्रोथ की क्या हमारी सीमाएं होंगी और हम कब विकास नहीं कर पाएंगे, कब विकास का ये जो मॉडल है वो खत्म हो जाएगा, जो एक्सप्लॉयटेशन के आधार पर, नेचर के एक्सप्लॉयटेशन के आधार पर। और अब इस वर्ष जब इस किताब के 50 साल पूरे हो रहे हैं तो एक और किताब निकाली गई है और उस किताब का नाम रखा गया है बियॉन्ड लिमिट्स। तो वो लिमिट्स के आगे जाने के बाद हम विकास का सोच कैसा रखते हैं, इसके बारे में वैश्विक स्तर पर चिंता हो रही है। भारत के पास अब जब G20 की मेजबानी है, हमारे पास उसका नेतृत्व है। प्रधानमंत्री ने 6 सूत्र हम लोगों के सामने रखे हैं, उसमें से एक जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लगता है वो है महिलाओं द्वारा विकास का नेतृत्व। और ये जो महत्वपूर्ण अंग प्रधानमंत्री ने रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर उसी को लाडली बहना के नाम से हमारे सामने लाके रखा। एक महत्वपूर्ण
एक महत्वपूर्ण पहल मध्य प्रदेश ने सामने रखी है। तो जो हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देख रहे हैं, जो हम राष्ट्रीय स्तर पे देख रहे हैं, मध्य प्रदेश उससे डबल एनर्जी से, उससे ज्यादा ताकत के साथ इस बात को आगे ले जा रहा है। तो विकास का ये जो स्थानीयकरण है, ये अत्यंत आवश्यक है हमारे लिए, क्योंकि स्थानीय स्तर पर हमें सोचने, समझने और स्थानीय परिवेश, स्थानीय पर्यावरण, इसको सामने रखते हुए हमें देखना होगा कि हम किस दिशा में आगे जाएं। जिस सार्वभौमिक सर्वसमावेशी विकास की हम चर्चा करते हैं, उसको किस ढंग से हम सामने लेकर के आ सकते हैं। जिस विश्व आर्थिक संवाद की बात भारत G20 में लगातार कर रहा है, उसमें हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। और ये एक महत्वपूर्ण काम इसलिए भी है कि भारत ने अब विश्व के जो नियम हैं उनको अपनी शर्त पे मानने का काम हाथ में लिया। चूंकि मैं रिजर्व बैंक के बोर्ड में हूँ, रिजर्व बैंक में हम लोग लगातार देख रहे हैं, पिछले 1.5 साल से लगातार ये कहा जा रहा था IMF के द्वारा कि भारत को अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना चाहिए। रिजर्व बैंक में हम लोग पूरी तरह से इस बात से चिंतित थे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो विकास की जो गति है उसके ऊपर एक धक्का पहुंचेगा। और हम लोगों ने रेट ऑफ इंटरेस्ट पिछले 1 साल में नहीं बढ़ाया, पिछले 6 महीने में बढ़ा, लेकिन उसके पहले 1 साल में नहीं बढ़ा। तो ये मुझे लगता है कि अगर सरकार में दम हो तो वो अंतर्राष्ट्रीय तमाम तरह के पराक्रमों का विरोध कर सकती है, अपना एक पक्ष सामने रख सकती है। G20 में हमारे सामने उस मेजबानी का अवसर है। इस इन्फ्लेशन की लड़ाई में, इस मुद्रास्फीति की जो लड़ाई थी, इसमें रिजर्व बैंक ने लगातार ये प्रयास किया कि हम MPC के माध्यम से ऐसे निर्णय करें कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को नहीं बढ़ाएं। और जब हमने नहीं बढ़ाया, तब आपने देखा कि अमेरिका, जिसने लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया, आज अमेरिका रिसेशन के कगार पे पहुंच चुका है। यूरोप इन्फ्लेशन के कगार पे से निकल करके रिसेशन के कगार पे पहुंच चुका है। तो निर्णय का स्थानीय क्षमता के अनुरूप हमारा उसका प्रदर्शन करना और उसमें सब लोगों को साथ में लेना, ये महत्वपूर्ण निर्णय न सिर्फ केंद्र सरकार को करना चाहिए बल्कि राज्य सरकार के सामने भी ये एक मंशा है। और वही जो आदरणीय सांसद कह रहे थे, स्थानीय स्तर पे जबलपुर के सामने भी है। हमारे विकास का, हमारे विकास के तमाम पैमानों का, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, सब तरफ हमें डिसीजन की ये जो ऑटोनॉमी है ये महत्वपूर्ण है। और उसके लिए साहसी राजनीतिक नेतृत्व अत्यंत आवश्यक है। पिछले 1 वर्ष में जो मैं मध्य प्रदेश में लगातार देख रहा हूँ, बहुत साहसिक निर्णयों में मध्य प्रदेश तेजी से आगे निकलता हुआ मैं देख रहा हूँ। कई दफा हम लोग डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें पता नहीं होता है कि कौन सा आंकड़ा कब आया, और जो जनस्मृति होती है वो बड़ी छोटी होती है और जल्दी से छूट जाती है। इसलिए कल हम लोग जब प्रबुद्ध जन के साथ रतलाम में चर्चा कर रहे थे, मध्य प्रदेश में जो ये अभिनव कार्यक्रम शुरू हुआ है, जबलपुर आज उसका दूसरा केंद्र है। आज ये दूसरा यहाँ प्रबुद्ध जनों के साथ संवाद हो रहा है। जैसा माननीय सांसद जी ने कहा कि आप लोग उस विकास यात्रा में, आप लोग उस विकास के सोच में एक भागीदार बन रहे हैं आज, जिसके माध्यम से हम कई तरह के इन साहसिक निर्णयों के संबंध में सोच रहे हैं और उसका स्थानीय जो हमारे विकास की प्राथमिकता है उससे उसका जुड़ाव अत्यंत आवश्यक है। मैं पीछे आंकड़े निकाल के देख रहा था, मध्य प्रदेश का जो आर्थिक बजट है, जो हमारा एनुअल बजट है, वो 1990-91 में सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए था। आप देखिए 90-91 से लेकर के 14-15 तक जो लगातार हम सोच रहे थे, वो कभी भी ये नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश खुद लखपति बना हो, मध्य प्रदेश का बजट 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचा हो, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आप देखेंगे 6, 7, 8 के बाद ऐसे यहाँ पर इनिशिएटिव्स लिए गए कि उसका परिणाम हमने देखा कि 2014-15 में पहली बार मध्य प्रदेश के बजट का साइज 1 लाख करोड़ के ऊपर पहुंचा। और उस 1 लाख करोड़ को पार करने के तुरंत बाद 2020-21 में कोविड क्राइसिस होने के बाद, और आप ये सोचिए 14-15 में भी जब हमने 1 लाख करोड़ का पार किया तो 2008 में लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स होने के कारण जो अंतरराष्ट्रीय रिसेशन था वो आ चुका था, भारत में रिसेशन आ चुका था। तो 13-14 हमारे लिए बड़े कठिन वर्ष गुजरे आर्थिक स्थिति से, लेकिन वही वर्ष था जब मध्य प्रदेश ने 14-15 में इस 1 लाख के आंकड़े को पार किया। और इसका पूरा श्रेय मध्य प्रदेश में जो हम लोगों ने कृषि और सिंचाई, लगातार बिजली और लगातार पानी,
ये जो महत्वपूर्ण प्रयास हुए ये हमारे को भूलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर राजनीतिक नेतृत्व समाज के विकास को अपनी सही प्राथमिकता से जोड़े तो हम देख सकते हैं कि 2008 में जो मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली होगी, उस बिजली का ही परिणाम था कि 14-15 में हम 1 लाख का आंकड़ा पार कर पाए। और ये जो 1 लाख का आंकड़ा पार हुआ उसके 5 साल के भीतर 2021 में कोविड क्राइसिस होने के बाद हमने 2 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया और उसी के 1 साल के भीतर इस साल का बजट 3 लाख का आंकड़ा पार करके गया। तो मैं मुख्यमंत्री जी के साहसिक नेतृत्व को बधाई दूंगा कि ये जो महत्वपूर्ण हम लोगों ने अंग देखा है ये हमारे लिए अत्यंत प्रेरणा का विषय है और ये विकास के लिए भी प्रेरणा का विषय है, उसकी स्थानीय आवश्यकताओं के लिए भी प्रेरणा का विषय है। अभी हमारे रिजर्व बैंक से हम लोगों ने एक नई रिपोर्ट जारी करी है, स्टेट फाइनेंस स्टडी ऑफ बजट्स, वो अभी पिछले महीने जारी हुई है। इसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश के संबंध में जो आंकड़े हैं, 2 महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। उसका एक परिणाम ये है कि ये जो विकास का जो हमने ये पैमाने मैंने आपको गिनाए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, इसमें एक हमेशा राज्यों के सामने कठिनाई होती है, जैसे आप राजस्थान में देख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं, हम लोग वित्तीय अनुशासन से चूक जाते हैं। राजनीतिक नेतृत्व कई ऐसे निर्णय करना शुरू कर देता है जो पॉपुलर हो, जो लोगों को बड़े लुभावने लगे, फिर वित्त की जो भी स्थिति हो, वित्त की जो स्थिति हो उसका परिणाम आज आप देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश में जब उन्होंने नई पेंशन स्कीम को धक्का देके पुरानी पेंशन स्कीम को लेके आए हैं, आज इस वर्ष उनके मुख्य सचिव से मेरी चर्चा हो रही थी, हिमाचल प्रदेश के सामने इतनी बड़ी चुनौती है, 80% टैक्स कलेक्शन इज गोइंग जस्ट फॉर पेंशन पेमेंट। आप सोच सकते हैं जो हम पैसा ले रहे हैं उसका 80% हिस्सा सरकार के उन अधिकारियों को देने में जा रहा है जिन्होंने सरकार को सर्व किया। तो आने वाली पीढ़ियों का क्या है? और ये हम हर साल बढ़ते जाएंगे क्योंकि हमारे स्वास्थ्य सुविधा बढ़ रही है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। हम जो लोग 70 साल थे अब भारत में बढ़ के 73 साल हो गई है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। हमें पेंशन का नया मॉडल चाहिए। ये चर्चा, ये चिंता हमारी आज से नहीं है, 2000 से हम इस चिंता पर सभी व्यस्त थे। 2004 में निर्णय हुआ और नई पेंशन स्कीम लाई गई, जिसमें न सिर्फ सरकारी अधिकारियों को बल्कि प्राइवेट लोगों को भी, सरकार में कितने लोग आ सकते हैं, और बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें सरकार कम चाहिए, कम लोग सरकार में चाहिए, बाहर लोग उद्यमिता को बढ़ाएं, लेकिन ऐसे लोगों की पेंशन की व्यवस्था एनपीएस करता है, एनपीएस के ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो ये जो हम देखते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश 80% दे रहा है, राजस्थान 40%, पंजाब 35%। तो ये जो लोग नए पेंशन स्कीम को धक्का देकर के पुरानी पेंशन स्कीम की तरफ गए, उनके वित्त के साथ खिलवाड़ हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर आप लगातार देखिए, हमने फिस्कल डिसिप्लिन, जिसको फिस्कल प्रूडेंस कहा जाता है, उसका लगातार पालन किया और इसी का परिणाम है कि कई ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़े हमारे सामने निकल करके आते हैं जिसमें हम इस बात पे गर्व कर सकते हैं कि हमारा फिस्कल प्रूडेंस रहा। कई बार एक चर्चा निकल के आती है कि मध्य प्रदेश का जो विकास हो रहा है वो कर्जे के सहारे हो रहा है, हम कर्जा ले रहे हैं। राज्य में जिस डेट की हम बात करते हैं, बोरोइंग्स की हम बात करते हैं, कोई भी राज्य सरकार, जब से हमने FRBM एक्ट लागू किया है देश के अंदर, कोई भी सरकार मनमाना कर्जा ले नहीं सकती। FRBM के तहत उन लोगों की ऊपर की सीमाएं सारे राज्यों की बंधी हुई है, सारे राज्यों को उस सीमा का पालन करना ही है। मध्य प्रदेश उन 6 राज्यों में से एक राज्य है जिसने FRBM का लगातार पालन किया है। हमने एक बार भी कर्जा अपनी सीमा से ऊपर जाकर के नहीं लिया है, हमारा रिकॉर्ड है। और मैं आप लोगों को आमंत्रित करूंगा, हमारे राज्य नीति आयोग की जो वेबसाइट है, अब की बार हम लोगों ने इस बात का प्रयास किया कि सारे आंकड़े आपको वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हो। भी पहले मैं देखता था मध्य प्रदेश सरकार का इकोनॉमिक सर्वे स्कैंड कॉपी में होता था। आप में से कई अर्थशास्त्री हैं, कुछ लोगों के साथ मैं इस कार्यक्रम के पहले बैठा भी एक छोटी बैठक में। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करूंगा कि आपके कारण आज हमको इस चर्चा का अवसर मिला। तो डॉक्टर साहब के साथ हम कुछ अर्थशास्त्रियों के साथ भी आज सुबह बैठे थे, उसमें भी वही चर्चा आ रही थी कि हम शोध कैसे करें। तो ये हमने राज्य नीति आयोग की तरफ से मध्य प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो वेबसाइट पे रखा है। पहली बार मध्य प्रदेश का पूरा इकोनॉमिक सर्वे, सारे डेटा कोई भी जांच सकता है, वो एक्सेल शीट में भी है और वो PDF में भी है, वो वर्ड वर्जन में।
आप आसानी से उसको देख सकते हैं, हर चैप्टर को अलग अलग देख सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि जीडीपी के आंकड़े हम लोगों ने सामने रखे हैं। सरकार ने एक बार भी इसका प्रयास नहीं किया कि हम उस सीमा को पार करें, और उन 6 राज्यों में जैसा मैंने कहा हम आए और हम लोगों ने उसको डेट की क्राइसिस को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दूसरी बात, अगर हम डेट से बोरोइंग से अगर अपना शासन नहीं चला रहे हैं, तो दूसरा महत्वपूर्ण होता है कि हम कैपेक्स कितना कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो रहा है। और अभी आपने देखा होगा कि इस वर्ष पहली बार मध्य प्रदेश उन कुछ राज्यों में से है जिन्होंने 50,000 करोड़ के ऊपर गए। हम 56,000 करोड़ रुपए का कैपेक्स लेकर के आए। कैपेक्स के ऊपर इतना बड़ा किसी और राज्य का खर्चा नहीं हो रहा। लेकिन इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक और निर्देश था हम लोगों को कि आप एक काम और करें, जो हमारी योजनाएं हैं उनका आकलन कैसा हो, कैसे हम उनको देखें कि ये योजना जो हमारे अधिकारी वल्लभ भवन में कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने एक पैरेलल स्ट्रक्चर खड़ा करा। हम लोगों ने कई विश्वविद्यालयों के साथ, यहाँ सेंट जेवियर्स के लोग बैठे हैं, उनके साथ हम लोगों ने MOU किया। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो अभिनव प्रयास किया, सुशासन संस्थान और राज्य नीति आयोग को मिलाया, उसका एक ही उपाध्यक्ष बनाया और मुख्यमंत्री स्वयं उसके अध्यक्ष बने। हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज के साथ MOU किए, कई प्रोफेसर्स को अपने रिसर्च स्टडी में शामिल किया, और उन लोगों को शामिल करने के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या हो रहा है इसके आंकड़े लेने के लिए गत वर्ष मुख्यमंत्री जी ने CM फैलो प्रोग्राम 52 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू करा। और अब जन सेवा मित्र जो दूसरे कमरे में बैठे हैं, यहाँ जगह नहीं होने के कारण अभी मुख्यमंत्री जी उनसे भी मिलेंगे, उन लोगों के साथ एक चर्चा का, उन लोगों के साथ जो मध्य प्रदेश की स्कीम्स है उसके एग्जॉर्शन का 100% एग्जॉर्शन का काम हाथ में लिया। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े जो हैं वो कई बार हमें आकलन की तरफ भी ले जाते हैं, और उस आकलन में जो पब्लिक हमारे शिकायत के केंद्र हैं, जो CM हेल्पलाइन है, उनमें किस तरह से निराकरण हो रहे हैं, उनका आकलन कैसे हो रहा है, इसको देखने के लिए। और इसीलिए आपने देखा होगा इस बजट में 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं वित्त मंत्री जी ने करी हैं। पहला है सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या होता है, कई लोगों के मन में विचार आता है कि ये इम्पैक्ट बॉन्ड माने बॉन्ड कुछ होता होगा, कुछ शेयर होता होगा, क्या है ये, तो ये कई हमारे मन में शंका आती है। एक मिनट में मैं आपको बताऊंगा सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड क्या है और ये क्यों आवश्यक है। प्रबुद्ध जनों को इसके बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जैसा कलेक्टर साहब कह रहे थे, मुझे लगता है कि जिला स्तरों पर हमें सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड निकालने चाहिए। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के मायने ये है कि सरकार पहले खर्चा नहीं करेगी। अभी ये होता है कि अगर हमें कहीं सड़क बनानी है, हमें कोई ब्रिज बनाना है, तो कितना पैसा लगेगा, वित्त मंत्रालय से पैसा की फाइल जाती है, फिर कॉन्ट्रैक्टर होता है, फिर हम लोग सब जानते हैं वो कैसे होता है, और उसमें क्या ये जो लीकेज कम करने की बात है, जो करप्शन को घटाने की बात है, उसी के चलते 2018 में भारत सरकार ने घोषणा करी कि हम एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज बनाएंगे। 2019 के बजट में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद 15 अगस्त के भाषण में उन्होंने इसका जिक्र किया, और उसी साल के बजट में वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा करी। अब मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जो आधिकारिक स्तर पे 1,000 करोड़ रुपए की सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लेकर के आएगा। ये सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड सारे करप्शन को कम करने का काम करेगा, समाज में भागीदारी को बढ़ाएगा, और इस बात में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा कि हम पैसा तभी दें जब काम पूरा हो जाए। तो जब काम पूरा होगा उसके बाद में पैसा दिया जाएगा, उस पैसे को थर्ड पार्टी असेस करेगी। आज अभी सुशासन संस्थान इस काम में व्यस्त है कि ये जो असेसमेंट का काम है, इम्पैक्ट असेसमेंट का काम है, इसके लिए हमको लोग चाहिए, इसके लिए हमें स्किल्स चाहिए। इसलिए विश्वविद्यालयों के कई प्रोफेसर्स के साथ, कई स्टूडेंट्स के साथ हम लोग लगातार संपर्क कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का हमने अभी गत वर्ष ट्रेनिंग भी करी, जिससे मध्य प्रदेश जब सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड लेके आए तो आधिकारिक स्तर पे, संस्थागत स्तर पे हमारी पूरी तैयारी हो, और इस तैयारी के चलते सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एक नया कैरियर ऑप्शन हमारे सामने लेके आएगा। और इसी कैरियर ऑप्शन की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं एक और बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा, जो युवाओं को जोड़ने की बात है। युवाओं को हमारे नए प्रोफेशंस के साथ जोड़ना, और एक और जो राजनीतिक भ्रम हमेशा रहता है कि हम कितना बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, हर सरकार कोई ना कोई बेरोजगारी भत्ता के बारे में कुछ अनाउंसमेंट करेगी। मुख्यमंत्री जी ने उस नैरेटिव को बदलने का प्रयास किया, और वो बदलने का प्रयास ऐसा है कि आपको कैपेसिटी हम बढ़ाएंगे, आपको अप्रेंटिसशिप देंगे,
अकेला मध्य प्रदेश, आपने देखा होगा 3 राज्यों के बजट इस वर्ष एक साथ आए, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। एक दिन के अंतर पे तीनों राज्य सरकारों के बजट आए। हम लोग जो अर्थशास्त्री होने के कारण उसको देखते हैं, बारीकी से समझते हैं। उन लोगों ने सारा आंकड़े निकाल करके देखा कि राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर कहीं 25%, कहीं 28% बेरोजगारी भत्ते में बढ़ोतरी हुई है। अप्रेंटिसशिप का 1000 करोड़ रुपए का ये मेगा प्रोग्राम मध्य प्रदेश लेके आया है, जिसने इस बात का प्रयास किया कि हम युवाओं को उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जोड़ें। और ये जोड़ने का काम मुझे लगता है कि अत्यंत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी स्किल्स में कमी हो रही है। हमारी शिक्षा व्यवस्था, जिसमें गुणवत्ता की बहुत आवश्यकता है, जब तक वो गुणवत्ता नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होते होते होगी, लेकिन तब तक स्किल की आवश्यकता है, तब तक जॉब की आवश्यकता है। और ऐसा विकास जो ये प्रदेश देख रहा है, जैसा मैंने शुरू में ही कहा, 19.4 पर बढ़ने वाला मध्य प्रदेश उड़ीसा के बाद सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य है। और ये जो स्पीड के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, तो हमें स्किल्स की आवश्यकता है, हमें स्थानीय जॉब की आवश्यकता है। तो ये जो स्थानीय जॉब क्रिएट करने की बात है, उसके लिए स्थानीय स्किल की आवश्यकता है। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, वो न हो और हम यहाँ स्किल्स उनको इतनी दें कि वो यहीं एब्जॉर्ब हो जाएं। इसके लिए आवश्यक है कि उन लोगों के लिए अप्रेंटिसशिप हो, उनका इंडस्ट्री के साथ जुड़ाव हो और इन महत्वपूर्ण विषयों पे लगातार चर्चा हो, ये अत्यंत आवश्यक है। मैं समझता हूँ कि आज इसकी शुरुआत हुई है जबलपुर में, और जैसा सांसद महोदय ने कहा, हम लोग लगातार इस विषय पर और चर्चा करेंगे। समय बहुत हुआ, मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने अपनी ओजस्वी वाणी से उज्जवल भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। प्रगति पथ पर मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा और स्वर्णिम सफलता की कहानी जरूर लिखेगा। और अब मैं बुलाना चाहती हूँ हमारे माननीय, सबके प्यारे दुलारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि वे वीडियो बनाएं और आप सबसे अपना प्रबुद्ध जन संवाद करें। आज हमारे बीच में उपस्थित इस प्रबुद्ध जन संवाद में भारत के विख्यात अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक से लेकर अनेकों आर्थिक मामलों में प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने वाले और मेरे आग्रह पर जिन्होंने मध्य प्रदेश के नीति आयोग के उपाध्यक्ष का पद संभाला है, आदरणीय प्रोफेसर सचिव चतुर्वेदी जी, उनका संस्कार भवन में स्वागत है। हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय राकेश सिंह जी, हमारी राज्यसभा की सांसद बहन सुमित्रा जी, हमारे वरिष्ठ साथी अजय जी, अशोक जी, विनोद जी, इंदू जी, डॉक्टर साहब, सभी प्रबुद्ध जन, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज आपको देख के मेरा मन बहुत आनंदित है, प्रसन्न है। और ये कार्यक्रम हमने बहुत अंतर आत्मा से, इसके पहले 25 जनवरी को मैंने प्रयास किए थे कि हम जबलपुर के टैलेंट से तो बात करें, अलग अलग प्रोफेशन के लोग, जो जबलपुर की प्रतिभा है आज इस हाल में इकट्ठी है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। एक नई प्रारंभ मध्य प्रदेश पर करना चाहता हूं, योजनाएं बनाने में, इम्पैक्ट असेसमेंट में, और फिर मैं एक बात और मानता हूं कि सारी बुद्धि का ठेका केवल नेताओं और आईएएस अफसरों के पास थोड़ी है, सोचने वाले लोग और भी हैं, और वो सब ना तो नौकरी में आ सकते ना राजनीति में आ सकते। तो समाज को इस टैलेंट का भी कैसे विकास में उपयोग किया जाए, उनको साथ लिया जाए, उनको हम सफर बनाया जाए, ये इसका प्रयास है। आपने देखा मध्य प्रदेश को हम ऐसे ही नहीं है कि एक योजना आई मन में और लॉन्च कर दी, सुविचारित ढंग से आगे बढ़ने का हमने प्रयास किया है। 2004-5 से 2003 के बाद हम लोगों ने सत्ता संभाली, और उस समय आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की हालत कैसी थी। सबसे बड़ा संकट था
सड़कों का, बिजली का, पानी का। आज मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं, प्रबुद्ध जनों के सामने। अभी के आंकड़े अगर मैं रखूं तो जब 2003 तक अगर आप देखेंगे, मध्य प्रदेश की जीएसडीपी का जो कुल साइज था वो था 71,000 करोड़ रुपया, और आज मध्य प्रदेश की जीएसडीपी का साइज है 13.5 लाख करोड़ रुपया। 71,000 करोड़ से 13.5 लाख करोड़ तक हम पहुंचे। मध्य प्रदेश की विकास दर आप जरा गौर कीजिएगा, 6.5%, 7%, दुनिया के बड़े विकसित देशों में तो 2%, 3%। अगर ग्रोथ रेट होती तो उसको बड़ा माना जाता। 6-7% तो बहुत बड़ी बात होती, लेकिन मध्य प्रदेश ने लगातार एवरेज अगर आप देखेंगे तो 12% की विकास दर हासिल की है, एवरेज इंसान। और कोविड के बाद पिछले साल की विकास दर आप देखेंगे तो 19.06% थी मध्य प्रदेश की, 19.06, और उसके ऊपर इस साल 16% फिर हमने छलांग लगाई, उसके ऊपर 16% हमने छलांग लगाई। और इसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में पर कैपिटा इनकम जो 2003 में 11,000 रुपया हुआ करती थी कुल, आज मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम है 1,40,000 रुपया। मध्य प्रदेश कई मामलों में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। मध्य प्रदेश का नंबर आता था, मध्य प्रदेश कहलाता था बीमारू। आप में से कई लोगों ने सुना होगा जो अर्थशास्त्र को जानते हैं, मध्य प्रदेश की गिनती होती थी बीमारी राज्यों में, और उसमें बिहार आता था, उत्तर प्रदेश आता था, राजस्थान आता था, मध्य प्रदेश आता था। हम लोग बीमारू थे। हमारा नंबर कभी लगता था अर्थव्यवस्था के साइज में भी 28वां, 29वां, 30वां, लेकिन मध्य प्रदेश पहली बार टॉप 10 राज्यों की जमात में शामिल हो गया। देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान 3% के आसपास होता था। पिछले साल हमारा योगदान बढ़ के हो गया 4.6%। 4.6%। और ये ऐसे नहीं हुआ है, इसके पीछे सुनियोजित रणनीति रही है। अब आप बताओ, सड़क के बिना कोई विकास की कल्पना कर सकता है क्या? हमारे, मैं कहता हूं, जो जवान भांजे भांजी है उनको तो पता नहीं उस जमाने की रोड है। जबलपुर से अगर भोपाल जाते थे तो क्या हाल होता था, रीवा चले जाओ तो क्या हाल होता था। गड्ढों में सड़क में गड्ढा, गड्ढम गड्ढा, पता ही नहीं चलता था। गाड़ी खाए, हिचकोले, हट्टा पसरा, सारे डोले, याद आ गए शंकर बोले। आप में से याद होगा कई बार जब फसल कट जाती थी तो गाड़ी खेतों में चलती थी, सड़क छोड़ देते थे, खेतों में खुदाई हो जाते थे, क्योंकि सड़क से अच्छे खेत होते थे उस समय। और उस समय हमने संकल्प किया कि सड़कें तो ठीक करना, बिना सड़क के समृद्धि आ नहीं सकती। आज मुझे बताते खुशी है, 4 लाख किलोमीटर सड़कें मध्य प्रदेश में हमने बनाई है। 4 लाख किलोमीटर। आज रिंग रोड की बात हो रही थी, जबलपुर 3,500 करोड़ का तो यही है। हिंदुस्तान का सेकंड लार्जेस्ट रिंग रोड अगर कहीं बन रहा है तो संस्कार धानी में बन रहा है आपके नगर में। आप चारों तरफ से देखिए, शानदार हाईवे से आज मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है। हम एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, अब इससे संतुष्ट नहीं है। नर्मदा एक्सप्रेस वे मेरा ड्रीम है, हाँ, और मैं पूरा करके रहूंगा। पूरब से लेकर पश्चिम तक मध्य प्रदेश को चीरते हुए एक एक्सप्रेस वे बन रहा है, जिसकी पूरी कल्पना हो गई है, डिजाइन पूरी बन रही है, पूरी रणनीति हमने तैयार कर ली है। और ये केवल सड़क नहीं होगी, दोनों तरफ इंडस्ट्रियल स्टेट, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया, टाउनशिप, व्यापार बढ़ाने के अपने अलग स्थान, उसको विकसित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक नर्मदा एक्सप्रेस वे जो जबलपुर से होकर गुजरेगा, दूसरा विंध्य एक्सप्रेस, तीसरा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत सरकार की योजना के अंतर्गत है, जिसमें पश्चिम मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा आएगा, और चौथा अटल एक्सप्रेस वे चंबल के बिहार, जहां कभी डकैतों का राज्य हुआ करता था। आप में से
जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है उनको अच्छी तरह याद होगा। हाँ, डकैतों के बड़े बड़े गिरोह हुआ करते थे, दिन दहाड़े लोग उठाए ले जाते थे, फिरौती मांगते थे, कई बार लाइन से खड़े करके भून देते थे गोलियों से। मुझे आज कहते हुए गर्व है, मैं उस समय ग्वालियर गया था और ग्वालियर की धरती पे मैं ये कह के आया था कि मध्य प्रदेश में या तो शिवराज रहेंगे या डाकू रहेगा, दोनों एक साथ नहीं है। और तब हमने अभियान के रूप में शुरू किया था कि डकैत नहीं बचेंगे। आज एक सूचीबद्ध डकैतों का गिरोह मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं है। कई बार ये चीजें ध्यान नहीं रहती है। एक सूचीबद्ध हमने तय किया कि सिमी के नेटवर्क को मध्य प्रदेश की धरती से हम मिटा के रख देंगे, नेस्त नाबूद कर देंगे। आज सिमी का नेटवर्क नहीं बचा है और हमने जबलपुर में अभी भी बुलडोजर चलाए है। जिन लोगों ने गड़बड़ की वो आज जेलों में बैठे हुए हैं, उनको छोड़ने वाले नहीं। हमने नक्सलवाद को समाप्त किया मध्य प्रदेश की धरती से। एक जमाने में नक्सलवाद ऐसा था कि मंत्री सिटिंग मिनिस्टर की गर्दन काट के नक्सलवादी ले गए थे। आप में से याद होगा कुछ लोग, सिटिंग मिनिस्टर की गर्दन काट के ले गए। और आज इसी साल हमने 6 बड़े नक्सलवादी मारे हैं। ये मैं कोई महिमा मंडन के लिए नहीं कर रहा, लेकिन ये जब वातावरण वैसा बनता तब विकास के काम होते हैं। तो हमने तय किया चंबल के बिहार में डकैत नहीं, अब एक्सप्रेस वे बन रहा है अटल जी के नाम पर। जो बिहार में मेरे पास वहां जमीन है उसको मैं इंडस्ट्रियल स्टेट में बदलना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली के आसपास सेचुरेशन हो गया है और दिल्ली से मुरैना आने में 3 घंटे अब केवल लगते हैं। तो जिनको इंडस्ट्री लगाना आ जाओ मध्य प्रदेश के। और अब केवल सड़क नहीं, आपने कनेक्टिविटी के बारे में राकेश जी बता रहे हैं। जबलपुर का आप एयरपोर्ट देख लीजिए, जबलपुर की एयर कनेक्टिविटी देख लीजिए। बिना एयर कनेक्टिविटी के निवेश नहीं आ सकता। और इसलिए कनेक्टिविटी, भैया काजू बाद में बांट देना रे 15-20 मिनट बाद में, काय को डिस्टर्ब कर रहे हो तुम। अच्छा, आगे वाले बिस्कुट और काजू खाए और पीछे वाले देखते रहेंगे। आप पानी की बोतल जरूर ले दो। तो जो मैं कह रहा था, अब हम कनेक्टिविटी के नए नए तरीके लेंगे। और अभी हमने तय किया है कि केवल सड़क में आकाश मार्ग का उपयोग भी कैसे करें। अभी 14 रोपवे हमारे मंजूर हुए हैं। जबलपुर में भी हम प्लान करेंगे। जैसे उज्जैन में भी प्लान किया है कि रेलवे स्टेशन उतरो तो सड़क से नहीं जाना, सीधे केबल कार रोपवे में बैठो, महाकाल महालोक उतर जाओ। तो सड़क पे परिवहन का दबाव हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। मैं बहुत विस्तार से इंफ्रा पे नहीं जाऊंगा, लेकिन सड़कों ने मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली। आज आप कहीं भी चले जाओ, आपको शानदार सड़कें मिलेंगी। दूसरा चैलेंज था बिजली का। मेरे साथी बैठे हैं जो विधानसभा में मेरे साथ रहे। मैंने 2008 में घोषणा कर दी, अजय जी को भी याद होगा, कि हम 2013 के पहले मध्य प्रदेश में 24 घंटा बिजली दे देंगे। मुझे कई मित्रों ने कहा कि मत करो, मर जाएंगे, फंस जाएंगे, अभी तो इतनी आ रही है, कहीं नहीं हो पाई तो जनता पकड़ेगी। फिर आपने वो जमाना देखा होगा, 2003 तक मई के जून के महीने में 3-3 घंटे बिजली मिलती थी और कई बार हमको चड्डी बनियान में सड़कों पे घूमना पड़ता था। रामधुन गाते थे चड्डी बनियान, ये फैक्ट है। आज मैं याद दिलाना था, हवा करते रहते थे भगवान, मच्छर खाते थे। आज 24/7 पावर, इसलिए कि हमने बिजली के उत्पादन बढ़ाने के सुनियोजित प्रयास किए। प्राइवेट सेक्टर में भी पावर प्लांट लेके आए, एमपी जेनको के पावर प्लांट लगाए। और आज मैं बता रहा हूँ, देखो मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट, अब केवल थर्मल पर नहीं जा रहे, सूरज से बिजली बनाना है हमको, पर्यावरण भी हमको बचाना है। तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट रीवा में लगा, प्रधानमंत्री जी ने जिसका लोकार्पण किया। और अब एक और जानकारी देना चाहता हूँ, ओंकारेश्वर बांध में हम सोलर के पैनल बिछा के बिजली बना रहे हैं। 300 मेगावाट पर काम चल रहा है, 650 मेगावाट पर ले जाएंगे। हम बांधों का परीक्षण करके इसके फायदे 2 है। एक, सोलर पैनल बिछाने में जमीन नहीं लगेगी, तो जमीन बच जाएगी, पानी तो भरेगी, पानी पे बिछा दो सोलर पैनल। दूसरा फायदा और होगा उससे कि भाप बन के पानी ज्यादा नहीं उड़ेगा। अगर पैनल ढकी रहेंगी तो आम के आम और गुठलियों के दाग। सोलर के मामले में चारों दिशा में हमारे प्रयास चल रहे हैं अलग अलग, मैं विस्तार में नहीं जा रहा।
तो हम ग्रीन एनर्जी हम कैसे पैदा करें उस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। आज आप सब जानते हैं उस समय बिजली का उत्पादन और उपलब्धता थी केवल 2900 मेगावाट। आज बिजली की उपलब्धता है 28,000 मेगावाट। और एक जानकारी और मैं प्रबुद्धजनों को देना चाहता हूं, अकेली बिजली पे सब्सिडी के रूप में हम लगभग 23,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से भरते हैं, तब सस्ती बिजली मिलती है। लेकिन वो खर्चा भी हम सहन कर रहे हैं, वो खर्च भी हम उठाने का काम कर रहे हैं। और तीसरी बात है जिसके कारण बड़ी क्रांति आई, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कई चीजें दिल में भरी रहती है तो मुझे लगता है कि शेयर तो कर ले शिवराज। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% रही है। 18 लगातार, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीता तो मध्य प्रदेश को जीता। और सरकार कोई भी नहीं योगदान देता। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब भी हम नहीं जीता। और उसके पीछे चमत्कार हुआ सिंचाई का। सिंचाई का ओवरऑल रकबा मध्य प्रदेश में था, 2003 तक की बात कर रहा हूँ, 7.5 लाख हेक्टेयर। और ये कोई ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के राज में हुआ, राजा, नवाब, अंग्रेज, कांग्रेस सब मिला के 7.5 लाख हेक्टेयर राजा नवाबों ने बनाए, कई राजाओं ने बनाए, अलग अलग तालाब बनाए, जल संरचनाएं बनाई। और आज बढ़ के हो गया है 46 लाख हेक्टेयर हमारी सिंचाई का रकबा, 46 लाख हेक्टेयर। और अभी भी हम रुक नहीं रहे, लगातार नई नई सिंचाई की योजनाएं प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं। हम 2026 तक इसको बढ़ा के ले जाएंगे 65 लाख हेक्टेयर तक। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, एन बेतवा स्वीकृत करके 44,500 करोड़ रुपया उस पर लगेंगे। 44,500 करोड़। पूरे जो हमारा बुंदेलखंड है उसका इलाका भी बदल जाएगा। यहाँ बरगी का पानी, नर्मदा बेसिन का पानी सीधे सतना तक गंगा बेसिन में जा रहा है। अगर आप श्रीमनाबाद के पास टनल देख के आओगे, बहुत दिक्कत भी हमें हालांकि बनाने में, लेकिन लगातार काम चल रहा है। अब जो बेहतर हो सकता है। और उसी सिंचाई का चमत्कार था कि मध्य प्रदेश में जहां कभी गेहूं और रबी की फसलों का उत्पादन 100 लाख मीट्रिक टन के आसपास था, आज बढ़ के वो 700 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मैं एक बार गया, जब मैं मुख्यमंत्री बना था पहले तो शरद पवार जी के पास, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। हमको राशन की दुकानों के लिए गेहूं चाहिए था, गेहूं का कोटा कम आवंटित किया भारत सरकार। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि हमारे गरीबों को राशन के लिए कोटा बढ़ा दो। तो उनने मुझे उत्तर दिया था, आज है शरद पवार, अभी भी मौजूद है, भगवान लंबी उम्र दे उनको। उनने मुझे कहा प्रोक्योरमेंट तो करते नहीं हो, मांगने आ जाते हो, मैं कहां से जाऊंगा इतना कर। मैं उस दिन उनको क्या कहा था, शरद पवार जी मैं फिर आऊंगा और तब मैं गेहूं मांगने नहीं आऊंगा, तब मैं ये कहूंगा कि गेहूं खरीद लो, रखवा लो, जगह बता दो। और 2012 वो सन था जब मैं गया 2 लोगों के पास, शरद पवार जी के पास और प्रणब दा के पास। और मैंने कहा, उस समय आपको याद होगा जबलपुर वालों को, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, इतना गेहूं पैदा हुआ कि खेतों में गेहूं, खलिहानों में गेहूं, घरों में गेहूं, और हम रख नहीं पा रहे थे क्योंकि हमको बोरा नहीं मिल रहे थे, बारदाने। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बोरा तो दे दो, बोरा। तुम क्या जीते मांगने आ जाते, बोरा मांगे। आपको याद होगा, राकेश जी को भी ध्यान में होगा, हम बोरा मांगे थे क्या रखने को हमारे पास बारदाना नहीं। और मेरे व्यापारी मित्र अगर कोई होंगे तो उस समय तक जूट के बारदाने में गेहूं आता था, पहली बार हमने प्लास्टिक में भरा और इनके सबके हाथ जोड़े थे, जो बनाते थे, भैया बना दो, भैया बना दो, भैया बना दो, गेहूं रख रहा है हमको। अन्न के भंडार भर दिया हमने, पंजाब पीछे, हरियाणा पीछे। और आज वीट एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान का पहले नंबर का राज्य बोलिए तो मध्य प्रदेश है। 20 लाख मीट्रिक टन है। बाद में तो वो रोक लगे कि नहीं गेहूं की कमी मत करो, नहीं तो कितना गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का गेहूं, मध्य प्रदेश का बासमती चावल आज दुनिया में धूम मचा रहा है। कनाडा और अमेरिका मेरा बासमती राइस खाता है, मध्य प्रदेश का बासमती राइस। जीआई टैग पंजाब के पास, हम जीआई टैग अभी नहीं ले पाए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मटर के लिए भी राकेश जी जीआई टैग लेना है, जबलपुर का मटर वो अद्भुत है, तो वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन हमने कृषि उत्पादन के नए रिकॉर्ड बना दिए और हमारी अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आया
कई बार हमको लगता है कि केवल कृषि उत्पादन से क्या होता है। किसान के जेब में पैसा आया तो सबसे बड़ा उपभोक्ता हमारा किसान है। वो दुकानों पे गया, उसने 4 व्हीलर खरीदी, 2 व्हीलर खरीदी, टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदे, कपड़े खरीदा, दूसरी चीजें खरीदे, तो व्यापारी मित्रों की दुकानें चली। और जब व्यापारी मित्रों की दुकानें चली, उनने कारखानों से और माल उठाया, और कारखानों से और माल उठा तो कारखाने के चक्के चले, और कारखाने के चक्के चले तो पूंजी का निर्माण हुआ। पूंजी का निर्माण हुआ तो नया निवेश होना शुरू हुआ, और उसका परिणाम यह है कि मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट 16 से लेकर 19% के बीच में रह रही है। ये ऐसे ही हमने हासिल किया। ये अर्थव्यवस्था का एक चक्र चला पूरा का पूरा, और जिसने मध्य प्रदेश को बदल के रख दिया। आप किसी भी पैमाने पर देख ले, मैं बात बहुत लंबी आज नहीं करूंगा। हमने तय किया, हमने कई जन कल्याणकारी योजना बनाई। अब कोई ये न माने कि ये कोई पॉपुलिस्ट कदम है, लेकिन लाडली लक्ष्मी बनाई है, और ये बनाई 2006 में बनाई, सोशल चेंज के लिए बनाई। क्योंकि सेक्स रेशियो हमने देखा, मैं आश्चर्यचकित रह गया, 1000 बेटों पे 900 बेटियां पैदा हो रही, 900 बेटियां। मैंने कहा, हे भगवान, ये दुनिया चलेगी कैसे, सृष्टि का चक्री कैसे चलेगा। और पढ़े लिखे लोग, शहर के लोग, माफ करेंगे, मैं सब पर टिप्पणी नहीं कर रहा, जिनका ये सामर्थ्य था कि वो पता लगा लें कि बेटा आने वाला कि बेटी आने वाली है। अगर पता चल गया कि बेटी आने वाली है तो कई लोगों ने कोख को कत्ल खाना बना दिया, बेटी को जन्म नहीं लेने दिया, बेटी को जन्म नहीं लेने दिया। वो दर्द मेरे दिल में था कि अन्याय क्यों। और इसलिए मुझे लगा कि बेटी जब तक बोझ रहेगी, बेटी को धरती पर नहीं आने देंगे, बेटी को वरदान बनाओ। इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए, और आज 44,50,000 मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पे, जिनकी पढ़ाई लिखाई, जिन बेटियों को मैंने गोद में खिलाया था, ऐसे उछालता था और फिर लेता था गोद में, आज वो बेटियां कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ रही है। और जब वो मामा कह के पुकारती है तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। हमने सोशल चेंज के लिए काम किया। अब बजट की बात कर रहे थे सचिन जी। हाँ, 1 लाख करोड़ पहुंचने में हमको बहुत मशक्कत करनी पड़ी, 1 लाख करोड़ पार करने में। 5000 करोड़ हुआ करता था हमारा तो बजट मध्य प्रदेश का। हमने 1 लाख करोड़ पार किया 14 में, उसके बाद 20 में 21 में पार कर दिया हमने 2 लाख करोड़। और मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, आपको प्रणाम करते हो, क्योंकि आपके बिना नहीं हो सकता था। इस साल हमने 3,14,000 करोड़ का बजट बनाया, 3,14,000 करोड़। तो मध्य प्रदेश के बारे में सोच सकता था कि हम इतना बड़ा बजट लेके आ जाएंगे। ये हवा में योजनाएं नहीं चला रहे हम। लाडली बहना तो दे दो, दम है तब दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी है कि बगल में कुछ है नहीं और लाडली बहना दे। 3,14,000 करोड़ का बजट लाए, अब हम 18,000 करोड़ बांटेंगे लाडली बहना। और क्यों? मैं आप प्रबुद्धजन को ये भी बता रहे थे, कोई ना सोचे कि मैं कोई फ्री में बांट रहा हूं, इसलिए कि वो भी सोशल चेंज का बड़ा माध्यम बनेगी। 1000-1000, 500-500 रुपए के लिए परेशान हो जाते थे। हमने एक योजना बनाई 2017 में, बेगा भालिया शहरिया बहनों के लिए 1000 रुपए। आप लोगों को याद है ना, जो अत्यंत पिछड़ी जनजाति की मेरी बहनों को, तो हमने कहा 1000 रुपया महीना देंगे ताकि बच्चों को कुछ खिला पिला सके, कुपोषण का शिकार ना हो। और इम्पैक्ट असेसमेंट की बात सचिन जी कर रहे थे, उस योजना का हमने इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया। जबलपुर के मेरे प्रबुद्धजन आश्चर्यचकित रह गया। मैं उन महिलाओं ने पैसा कहाँ खर्चा किया पता है? उनने बच्चों को दूध दिया, सब्जी लाई, फल खिलाया, दाल लाई। और बाद में जब हमने इम्पैक्ट देखा तो पोषण का स्तर बढ़ गया, बच्चे उनके ज्यादा स्वस्थ हो गए, क्योंकि बहनों ने, महिलाओं ने फालतू खर्चा नहीं किया, उन्हें सार्थक काम में ये पैसा लगाया, परिवार की हालत सुधारी। और यहाँ से एक प्रेरणा ने जन्म लिया मेरे अंदर कि अगर सभी गरीब बहनों को या लोअर मिडिल क्लास की बहनों के पास ये पैसा आएगा तो बहनों की जिंदगी बदलेगी, वो परिवार बदल देगी। एक बार भाई दुरुपयोग कर सकता है, पैसा अगर दे दो तो इधर उधर उड़ा सकता है, लेकिन बहनों की मैं गारंटी लेता हूं वो पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं करेगी, वो परिवार पे, बच्चों पे खर्चा करेगी। और 1500 की तरसे वो तो ठीक नहीं था। सोशल चेंज के लिए मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, 50% रिजर्वेशन हमने तय किया स्थानीय निकाय के चुनाव में। तब बहनें जीत के चुनाव आई नहीं तो भाई लड़ने नहीं देते थे, घर बैठ कहाँ निकल रही है। गाँव में तो हालत कितनी खराब, साहब चुनाव लड़ेंगे, बहन क्या करेगी, बोले रोटी बना 50 आदमी आ रहे हैं,
निकलने नहीं देते। तब हमने तय किया कि 50% रिजर्वेशन दे दो, मेयर बनेगी, जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगी, जनपद अध्यक्ष बनेगी, सरपंच बनेगी। और एक और क्रांतिकारी काम किया सोशल चेंज के लिए, 30% रिजर्वेशन पुलिस की भर्ती में मैंने सबसे पहले किया मध्य प्रदेश की धरती पर कि बेटी पुलिस में जाए। हमारे IPS अफसर भी बैठे, इतना विरोध किया मेरा पुरुष पुलिस अधिकारियों ने जो ऊपर बैठे थे, अरे सर गड़बड़ हो जाएगा, कबाड़ा हो जाएगा, लैंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। मैंने कहा बिगड़ेगा तो जवाबदारी मेरी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है बेटियां सुधार कर रख लेंगी। हमने इस बजट को सामाजिक परिवर्तन के लिए करने का काम किया। मैं बहुत विस्तार में उसके नहीं जाऊंगा। आज एक योजना में मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, 8 लाख रुपए तक की आमदनी जिन परिवारों की है, किसी भी जाति समाज की, और अगर उनमें टैलेंट है, उनकी मेहनत से अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है या और कोई उच्च शिक्षण संस्थान में होता है, तो उसकी फीस आप में से कई को पता नहीं होगा, मम्मी पापा नहीं भरवाते, मामा भरवाता है, बीजेपी की सरकार भरवाती। 1000 करोड़ रुपए हम फीस भरते हैं अपने बच्चों की, और एक बच्चे ऐसे भी विदेश में कि 62 लाख रुपए फीस भरता है एक बेटा। तो कल्पना कर सकता है क्या? ताकि टैलेंट ये महसूस ना करे कि हे भगवान मेरे मम्मी पापा के पास भी पैसा होते तो मैं यहाँ पहुंच जाता। ऐसे एक नहीं कदम अनेकों में, उस पर आज नहीं जाता। टूरिज्म के सेक्टर में देखो, मध्य प्रदेश आज देख लो, हम टाइगर स्टेट, हम लेपर्ड स्टेट, हम घड़ियाल स्टेट, अब हम चीता स्टेट भी हो गए, हम गिद्ध स्टेट भी है, मलचर भी हमारे यहाँ है। वाइल्ड लाइफ कितनी समृद्ध है। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूँ, एक नहीं अब तो 3-3, 4-4 लगते हैं। तो हमने हर दिशा में प्रयत्न किया है। अनेकों महाकाल लोक जैसी रचना। अब जबलपुर का विचार आया, ये क्यों आया? नहीं, नर्मदा मैया का कॉरिडोर। अभी कलेक्टर ने आपके सामने प्रस्तुतिकरण दिया, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। हमने उसकी बड़ी कार्रवाई पूरी करनी है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हम लगातार उस दिन में आए था 25 जनवरी को, और 26 जनवरी को मैंने आपके सामने विषय रखा था नमामि नर्मदे परियोजना की घोषणा 26 को। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान के अनुसंधान तो नीरी के साथ हमने बैठक की 2 फरवरी को, फिर 15 फरवरी को मेरे साथ बैठक हुई यहाँ के अधिकारियों की, फिर 23 फरवरी को बैठक हुई, फिर 2 मार्च को सलाहकारों के साथ बैठक हुई, और अब हमने कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए RFP का प्रकाशन 7 अप्रैल को कर दिया। बहुत जल्दी जबलपुर की धरती पर नर्मदा मैया का एक भव्य कॉरिडोर साकार रूप लेने वाला है। और अभी जो हमने कल्पना की है, क्या नाम उसका, HPC क्या नाम है, जिसने केवड़िया बनाया था, केवड़िया और संसद है, SCP, हम उसको दे रहे हैं बनाने का। ये ऐसा काम नहीं कि जो सरकार को करना जरूरी होता है, लेकिन हमको करना अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी हमको सहेज के रखना है। इसलिए बनेगा ये नर्मदा कॉरिडोर हमारा। जबलपुर को नई पहचान देने की इस परियोजना में हमारी कोशिश है। इस पूरी परियोजना में मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, भेड़ा घाट हो, मदन महल इको जोन हो, ग्वारी घाट नर्मदा महाआरती हो, मदन महल सफारी और जू हो, नर्मदा वाटिका और धार्मिक केंद्र हो, इको टूरिज्म क्षेत्र के लिए टेंट सिटी हो, पौराणिक व्याख्या केंद्र और विज्ञान केंद्र हो, नर्मदा परिक्रमा के रूप में संग्रहालय हो, भेड़ाघाट रिवर राफ्टिंग हो, हाउस बोट, क्रूज, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, ये सब की योजना है जो हम इसको साकार रूप देना चाहते हैं। तो एक सेक्टर नहीं है कि जिसमें हम केवल पानी, बिजली, सड़क के लिए काम कर रहे हो। निवेश के क्षेत्रों में संस्कार धानीवासियों को बताना चाहते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भले ही इंदौर में हुई हो, लेकिन आपके यहाँ पूरे अपने जबलपुर और उसके आसपास 2,41,000 करोड़ के प्रपोजल हमारे पास आए हैं, जिसमें 4.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली। अलग अलग जो मुख्य निवेशक जिन्हें रुचि दिखाई, रमणीक पावर, हिंदुस्तान लीवर, स्टार क्राफ्ट, वरुण बेवरेज, स्लीप बैंक, ये सब जबलपुर आए हैं। जबलपुर में जमीन मांग रहे हैं, जबलपुर के आसपास जमीन मांग रहे हैं, और इसलिए जो रिंग रोड है हमारा, उस रिंग रोड के आसपास अभी कलेक्टर प्रेजेंटेशन कर रहे थे, 456 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हो रही है। और इस पूरे क्षेत्र को नियोजित विकास करके मैं पहला मेगा प्लांट सिटी अगर मध्य प्रदेश में हम बनाएंगे तो जबलपुर को बनाएंगे। ये प्लान किया गया, और इस पूरे इलाके में कैसे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो सकता है, उस पर हम भी जान लगाएंगे, क्योंकि हमको चाहिए
तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, एक नवीन मॉडल बना रहे हैं और इसके लिए भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों से और अर्बन प्लानरों से उनके साथ हम संवाद और संपर्क कर रहे हैं। जबलपुर का टैलेंट भी इसमें हमारा साथ है। हम एक छोटी टीम ऐसी बनाए जो इस क्षेत्र के जबलपुर के विशेषज्ञ हैं, हम उनसे परामर्श लें। जबलपुर के विकास में जबलपुर वालों का योगदान, अगर हमारी क्षमता है, हम जिस विषय को जानते हैं उसमें हम योगदान क्यों नहीं दे सकते। एजुकेशन सिटी जबलपुर बनेगी, सांसद जी अभी आपके सामने कह रहे थे, हम जबलपुर को बनाएंगे एजुकेशन सिटी। हमने ये क्यों सोचा, ग्लोबल स्किल पार्क इसलिए सोचा कि देखिए बच्चों के हाथ में अगर हुनर होगा तो दुनिया में कहीं भी प्लेसमेंट मिल जाएगा, अपने यहाँ भी मिलेगा और दूसरे देश में भी मिलेगा और दुनिया में मिलेगा। इसलिए ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा जबलपुर की धरती पर। और एक और कई प्रयोग हमने किए, सबको बताने का समय नहीं है, लेकिन एक प्रयोग जैसे बच्चों की सरकारी नौकरियां 1,14,000 भर्ती कर रहे हैं, लगातार चल रहा है, आपने देखा होगा, वो एक तरीका है, लेकिन सब नहीं जा सकते। दूसरा, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जैसे कार्यक्रम कि जिसके माध्यम से आपको ध्यान नहीं होगा, 2.5 लाख लोगों को स्वरोजगार के लिए पूरे मध्य प्रदेश में हर महीने लोन दिया जाता। हम रोजगार दिवस करते हैं, वो आंकड़े कई बार ध्यान में नहीं आते, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख, 50 लाख रुपए तक का, तो उसका में अलग लेते। छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडर, उनको 10,000 रुपए तक का अलग मिलता है। आजीविका मिशन की हमारी बहनें गरीब, वो अपने रोजगार काम धंधे में अलग लगी। लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट में बेरोजगारी भत्ते का विरोधी हूँ। चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, चिड़िया अपने बच्चों को पंख देती है, पंख, जिससे वो लंबी उड़ान भर सके। ये बेरोजगारी भत्ता क्या मूल बनाते हैं ये कुछ राजनीतिक दल, चुनाव आया बेरोजगारी भत्ता ले, और वो नियम ऐसे बना देंगे कि बेचारे भटक भटक के मर जाएंगे बच्चे, मिलेंगे नहीं, ऐसे नियम बना देंगे। हमने सीधा किया बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, हमने योजना बनाई, उसका नाम थोड़ा और अभी क्लिक नहीं हो रहा मुझे, मैं शायद बदलूंगा, आपसे भी मैं सुझाव मांगूंगा। अभी नाम रखा मुख्यमंत्री कौशल कमाई योजना। ये आइडिया ये है कि बच्चों के हाथों में हुनर दे दो, बच्चों को काम सिखाओ। काम कहाँ सिखाओ, आप छोटी फैक्ट्री में सिखाओ, बड़ी फैक्ट्री में सिखाओ, लेकिन केवल इंडस्ट्री में नहीं, सर्विस सेक्टर में। मान लीजिए किसी ने सीए किया है और लॉ फर्म में वो काम सीख रहा है, तो उस बच्चे की मदद करनी चाहिए। कोई अच्छी बढ़िया नाई की दुकान है, उसमें अगर वो बाल काटना भी सीख रहा है और बढ़िया उसके कारण उसको काम मिल सकता है, तो नहीं सीखना चाहिए साहब। अगर किसी अलग अलग तरह की जो संस्थाएं हैं जहां उसके हाथों में हुनर सिखा सकते हैं, तो बहुत व्यापक दायरा हम रख रहे हैं। इंडस्ट्री जो, सर्विस सेक्टर हो, लोहारी और कुम्हारी का काम हो, लेकिन ऐसी जगह जिनको थोड़ी विशेषज्ञता प्राप्त हो, तो ऐसे बच्चे काम सीखेंगे और काम सीखने के बदले उनको हर महीने हम 8,100 रुपया देंगे। काम सीखने के बदले हम उनसे कहेंगे भैया तुम अच्छा काम सीखो, ये पैसा भी तुम्हारा खर्चा चलेगा, और साल भर देंगे। और साल भर के बाद वो इतने सिद्धहस्त हो जाएंगे कि उनको परमानेंट जॉब मिल जाएगा या अपना जॉब को खड़ा कर लेंगे, ताकि भविष्य उनका बेहतर हो सके। ऐसी अनेकों चीजें मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। आज मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, कई तरह के विचार मेरे मन में आ रहे हैं, आप सबको देख के। एक सचिन जी, हम स्थानीय स्तर पर समसामयिक केंद्र, राकेश जी और हमारे पूरा राजनीतिक नेतृत्व और ब्यूरोक्रेट्स भी हमारे बैठे, तो इस टैलेंट को देख कर मुझे लग रहा आपने भी, शायद आप में से कई लोग एक साथ इतने अलग अलग प्रोफेशन के लोग पहली बार आए हो या बहुत कम आए हो, ऐसा अक्सर होता नहीं है। लेकिन हम कोई एक टीम बनाए अराजनीतिक टैलेंट के आधार पर, जो हमें सुझाए अलग अलग क्षेत्रों में कि जबलपुर में ये कीजिए, या मध्य प्रदेश के लिए भी सुझा सके, अर्थशास्त्री कोई बता सके हमें मध्य प्रदेश के लिए। तो ये नागरिकों के टैलेंट का इस्तेमाल करके राज्य सरकार और भी रिच हो जाएगी सोच के मामले में। आप इस विचार से सहमत है कि नहीं? है तो जोर से बताइए। सहमत? मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सोचने वाले, तो हम ही थोड़ी सोचते, तो इस तरह का प्रयास भी हम करेंगे। अब मटर की बात आई कि मटर को जीआई टैग मिलना चाहिए, मटर की अलग पहचान बनना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक मटर है अपना, तो कैसे और ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए, उसकी अलग ब्रांडिंग कैसे कर पाए, अलग पहचान कैसे बना पाए। अब ये बल्लभ भवन में बैठ के मटर अगर हम दे दें किसी आईएएस अफसर को, तो वो मटर थोड़ी समझेंगे,
हो सकता है कोई किसान ज्यादा अच्छा समझ के बता दे। तो मुझे लगता है कि इस तरह हमको उपयोग करना चाहिए, विशेषतः अगर जनता के बीच में है। आज आपने समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आइए हमारे साथ विकास के भागीदार बनिए ताकि मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। एक बात अंत में और ये कह रहा हूँ कि जबलपुर में हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट भी खोलने का फैसला किया है, क्योंकि सिकल सेल और थैलीसीमिया आप लोग जानते हैं कितने पेशेंट आते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है, उसके लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था भी कर रहे हैं। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके प्रेरक उद्बोधन के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। और अब हमारे जो यंग अचीवर अवार्ड है वो हम यहाँ पर देना चाहेंगे जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत प्रतिनिधित्व के लिए आप सभी से निवेदन है, कृपया कर अपना स्थान ग्रहण करें, बस थोड़ी ही देर और रुक जाएं। दूसरा नाम ये है अजय नारायण पटेल जी। समावेश एवं समता के क्षेत्र में इन्हें यंग अचीवर अवार्ड दिया जा रहा है राज्य युवा नीति 2022 के अंतर्गत। अजय नारायण पटेल युवा समाज सेवी हैं। इन्होंने पर्यावरण संरक्षण और मतदाता जागरूकता रक्तदान शिविर पर अपने कई उल्लेखनीय कार्यों में काम किया है। मुस्कान किरार खेलकूद के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी खिलाड़ी वर्ल्ड इंडोर आर्चरी सीरीज दिसंबर 2022 में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। बहुत बहुत तालियां, बेटियां आगे बढ़ रही हैं। हिमांशु गुप्ता युवा नेतृत्व एवं सामाजिक कार्य एवं युवा नेतृत्व विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए युवा नेतृत्व करता है, सामाजिक कार्य कर रही है, समाज सेवा कर रही है। श्रीमती ज्योति श्रीवास मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जबलपुर के महालक्ष्मी आजीविका स्व सहायता समूह सिहोरा की श्रीमती ज्योति श्रीवास दीदी ने अपना एक नाम कमाया है। जोरदार तालियां, महिलाएं सशक्त बन रही हैं हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में। रुद्राक्ष पाठक पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इन्हें ये राज्य युवा नीति यंग अचीवर अवार्ड दिया जा रहा है। विगत 8 वर्षों से जबलपुर में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के लिए कार्य कर रही हैं। हर्ष अग्रवाल एवं आदित्य ग्रोवर कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में इन्हें दिया जा रहा है सम्मान। अनकॉम्ड बुद्धा फिल्म्स जबलपुर में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र फिल्म निर्माण इकाई है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में मीडिया के लिए। अनूप कुमार जैन पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें सम्मान दिया जा रहा है। विगत 7 वर्षों से दैनिक भास्कर जबलपुर संस्करण में युवा संवाददाता के रूप में ये कार्यरत हैं। बहुत बहुत इनका धन्यवाद, इन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ कि इन्होंने जबलपुर जिले में एक नई इबारतें लिखी हैं। बहुत बहुत तालियों से इनका हम स्वागत करेंगे। धन्यवाद, आपका हम आभार कि आप हमारे बीच आए और आपने